हेलो बच्चों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं सब लोग? तो सबसे पहले तो मैं आपका वेलकम करता हूं एग्जीक्यूटिव के अंदर। CA/CET की क्लास, CA/CET की एग्ज़ाम हमने क्लियर करी, अच्छे नंबरों से हम पास हो गए। अब नेक्स्ट टारगेट हमारे पास है एग्जीक्यूटिव, है ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन एग्जीक्यूटिव एग्जामिनेशन। अब यहाँ एग्जीक्यूटिव के अंदर जो कंपनी लॉ का पेपर है, एग्जीक्यूटिव के अंदर जो कंपनी लॉ का पेपर है, मैं आज आपको कंपनी लॉ के बारे में बात कर रहा हूं। मैं आपको कंपनी लॉ पूरा पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले कंपनी लॉ के बारे में थोड़ा सा डिटेल समझते हैं ब्रीफ में। हम सबसे पहले कंपनी लॉ की थोड़ी सी डिटेल देखते हैं, बट ब्रीफ में एक ओवरव्यू लेते हैं। कंपनी लॉ है क्या, कंपनी लॉ में क्या क्या चीजें हैं, कंपनी लॉ में क्यों पढ़ना है ना। तो हम कंपनी लॉ के सब्जेक्ट का क्या ले रहे हैं, इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, एंड फिर मैं आपको एग्जामिनेशन पेपर के बारे में बताऊंगा कि कंपनी लॉ का जो एग्जाम होता है उसका पेपर किस तरह से आता है, ये आपको मैं बताऊंगा। एंड फिर हम एक एक करके सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पढ़ना चालू करेंगे, ठीक है। मैं आपको अपने नोट्स में से पढ़ाऊंगा। आपकी इच्छा मॉड्यूल से पढ़ने की है, आप मॉड्यूल में से भी पढ़ सकते हैं। मैंने जो सिंपल तरीके से नोट्स बनाए हैं, पॉइंट वाइज नोट्स बनाए हैं, जिसमें सारी चीजें सिंप्लीफाई करके दी हैं, वो नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। आप चाहें तो उस नोट्स में से पढ़ सकते हैं, आप चाहें तो मॉड्यूल में से पढ़ सकते हैं, है ना। दोनों के कंटेंट सेम हैं, बट नोट्स में प्रेजेंटेशन आपको अलग मिलेगा। नोट्स के अंदर मॉड्यूल के कंपैरिजन में प्रेजेंटेशन आपको अलग मिलेगा। नोट्स में चीजें मैंने और सिस्टमेटिक करके दी हुई है। फिर नोट्स अपडेटेड रहेंगे ज्यादा। मॉड्यूल तो एक पर्टिकुलर डेट तक का अपडेटेड होता है, बट नोट्स एकदम अपडेटेड रहेंगे, क्योंकि हमें एग्जाम के पहले के 6 महीने तक जितने भी अपडेट्स होते हैं सब पढ़ना पड़ते हैं। तो आज मैं अगर आपको कंपनी लॉ पढ़ा रहा हूं, या आज मैं आपको जो भी टॉपिक पढ़ा रहा हूं, जो नोट्स आपको मिलेंगे वो वहां तक के अपडेटेड होंगे। फिर हाँ, पढ़ने के बाद जो अमेंडमेंट्स आते हैं, अपडेशंस आते हैं, वो अपन अलग से डिस्कस करेंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो हम पढ़ेंगे कैसे, काय में से पढ़ेंगे, सब्जेक्ट क्या है, मैं 5-10 मिनट उसी में लूंगा, मैं आपको वही एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद हम कंपनी लॉ पढ़ना चालू करेंगे, ठीक है। तो हमारा मॉड्यूल फर्स्ट है, पेपर नंबर है 2, ठीक है, नाम है कंपनी लॉ, ठीक। अच्छा, अब एक बात बताएं, एज अ कंपनी सेक्रेटरी हम कहाँ काम करेंगे? कंपनी के अंदर कि पार्टनरशिप फर्म के अंदर? आप समझे मेरी बात क्या बोल रहा हूं मैं? एज ए कंपनी सेक्रेटरी हम कहाँ काम करेंगे? कंपनी के अंदर कि पार्टनरशिप फर्म के अंदर? बिल्कुल सही, कंपनी के अंदर करेंगे। जब हम कंपनी में काम करेंगे तो आपने CA/CET लेवल पर या फाउंडेशन लेवल पर पढ़ा है कि कंपनी को कंट्रोल, कंपनी को गवर्न कौन करता है? कंपनीज एक्ट करता है। जैसे पार्टनरशिप को कंट्रोल कौन करता है? पार्टनरशिप एक्ट। तो अगर हम पार्टनरशिप से रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें पार्टनरशिप एक्ट पढ़ना पड़ेगा। बट यहाँ हम कंपनी के बारे में पढ़ रहे हैं, हम कंपनी में काम करेंगे एज ए कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी, या हम कंपनी के लीगल एडवाइजर के रूप में प्रैक्टिस करेंगे। तो बोथ द सर्कमस्टेंसेस हमें कंपनी लॉ का डिटेल नॉलेज होना चाहिए। अरे हमारा तो नाम ही कंपनी सेक्रेटरी है, हम कंपनी के सेक्रेटरी हैं। तो जो कंपनी लॉ है बेटा, ये तो आपका मेन लॉ है। इसमें लेवल ऑफ नॉलेज आपका एक्सपर्ट, एडवांस नॉलेज रिक्वायर्ड है। आपको कंपनीज एक्ट के एक एक प्रोविजन बहुत ज्यादा थॉरली, बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर याद होना चाहिए। उन्हें डिटेल के अंदर कॉन्सेप्ट हमें समझना है, प्रैक्टिकली उन्हें कंप्लाई करना है। आप समझे मेरी बात? तो कंपनी लॉ का हम बहुत डिटेल स्टडी करने वाले हैं। मैं ऊपर ऊपर से कंपनी लॉ नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको केवल पास होने के लिए कंपनी लॉ नहीं पढ़ाऊंगा, मैं कंपनी लॉ आपको इन डेप्थ पढ़ाऊंगा। एक एक चीज कंपनी लॉ की हम पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस के अंदर है, एक एक बहुत ज्यादा माइन्यूटली, बहुत ज्यादा बारीकी के साथ एक एक चीज को देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एज ए कंपनी सेक्रेटरी हमारी वर्किंग का 90% पार्ट कंपनी लॉ से रिलेटेड होता है। अगर आप कभी किसी कंपनी सेक्रेटरी से मिले हो तो उससे पूछना, काम क्या करता है भाई, कौन से लॉ का काम करता है? एक ही जवाब मिलेगा, कंपनी लॉ।
तो हमारी वर्किंग, चाहे हम जॉब करें चाहे हम प्रैक्टिस करें, दो तरह से काम कर सकते हैं। CA-CET में पढ़ा है, एज ए कंपनी सेक्रेटरी हम जॉब कर सकते हैं, एज ए कंपनी सेक्रेटरी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हम जॉब करें चाहे प्रैक्टिस करें, हमारी 90% वर्किंग कंपनी लॉ से रिलेटेड होती है। फिर जो सेकंड नंबर आता है वो सिक्योरिटी लॉ का आता है, एंड फिर जो बाकी लॉ हम पढ़ेंगे, जनरल लॉ पढ़ेंगे, इकोनॉमिक एंड कमर्शियल लॉ पढ़ेंगे, उनका इंपॉर्टेंस रहता है, बट मेन वेटेज 90% बोल रहा हूं बेटा मैं, मतलब मेन वेटेज आप मान के चलो किसका है, कंपनी लॉ का। तो कंपनी लॉ का एक्सपर्ट नॉलेज होना चाहिए। एज अ कंपनी सेक्रेटरी हम होते क्या हैं, लॉ के एक्सपर्ट। कौन से लॉ के एक्सपर्ट, कंपनी लॉ के एक्सपर्ट। हमारा मेन फील्ड, हमारा कोर एरिया क्या है, कंपनी लॉ है। तो कंपनी लॉ का हमें डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। कंपनी लॉ का ऐसा नॉलेज होना चाहिए कि हमारी रगों में खून के साथ साथ कंपनी लॉ के प्रोविजंस दौड़ रहे हों, और अगर किसी ने काट लिया तो खून की जगह कंपनी लॉ के सेक्शन टपक रहे हो, तब मानेंगे हाँ हमें एक्सपर्ट नॉलेज है, हमें एडवांस नॉलेज है। ऐसा सही में नहीं होगा, मतलब काटेगा कोई नहीं, लेकिन नॉलेज तो एक्सपर्ट चाहिए, बिल्कुल एक एक चीज का माइन्यूटली नॉलेज चाहिए। ठीक है, तो मैं प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी हूं, मेरे पास कंपनीज एक्ट का प्रैक्टिकल नॉलेज भी है। पिछले 18 साल से मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा भी रहा हूं, मेरे पास थियोरेटिकल नॉलेज भी है, एज वेल एज मैं प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी हूं। मैं कंपनी लॉ की प्रैक्टिस करता हूं। मैं प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, लिस्टेड कंपनी, सभी तरह की कंपनीज को लीगल कंसल्टेंसी देता हूं। तो मेरे पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी है, एक्चुअल एक्सपीरियंस, रिच एक्सपीरियंस, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी मिल सके। थ्योरेटिकल तो हम पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी लेना जरूरी है। वो दोनों चीजें मेरे एक्सपीरियंस से आप सीखोगे। हम बिल्कुल डेप्थ स्टडी करेंगे, हम ऊपर से नहीं पढ़ेंगे। एक एक चीज, सिंपल वर्ड में बोलूं, बाल की खाल निकालेंगे बहुत प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो कहीं भी भागा दौड़ी नहीं होगी, कहीं भी हम ऐसा नहीं कि हम कोर्स खत्म करने के लिए पढ़ रहे हैं, नहीं, हम बिल्कुल डेप्थ स्टडी करेंगे, एक एक चीज माइन्यूटली। यहां तक समझ में आया आपको? तो अब मैं आपको सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन देता हूं, है ना, पेपर का इंट्रोडक्शन देता हूं कि पेपर किस तरह से आते हैं, एंड फिर हम एक एक चीजें पढ़ना चालू करेंगे। आप नोट्स व्हाट्सएप पे मेरे से ले सकते हैं, अभी आप देख लीजिए। फिर आगे का आपके पास नोट्स की प्रिंटेड कॉपी अवेलेबल कराई जाएगी। एक बार आप फीस पे कर देंगे, उसके बाद नोट्स की आपको प्रिंटेड कॉपी अवेलेबल कराई जाएगी। तब तक, जब तक आपने नोट्स फीस पे नहीं की है, तब तक आपको पढ़ने के लिए आपको व्हाट्सएप के ऊपर सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल करा दी जाएगी। बट हाँ, आप फाइनली क्लास ज्वाइन करते हैं, देन आपको सारे सब्जेक्ट के फिजिकल नोट्स मिलेंगे, है ना। नोट्स से पढ़ने का फायदा ये होता है बेटा, वो बहुत ज्यादा कंपाइल्ड होते हैं, उनमें सारी चीजें सिस्टमेटिकली दी थी। सबसे बड़ी चाय, वो अमेंडेड होते हैं, अपडेटेड होते हैं। फिर आप एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए अगर मॉड्यूल पढ़ना चाहो तो आपको लगेगा ये कि रिपीटेड है, वही चीज तो नोट्स में भी लिखी थी। तो कंटेंट सेम है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि नोट्स में हमने कुछ अलग से चीजें दे दी है, बट रहेगा क्या, प्रेजेंटेशन का तरीका अलग रहेगा, एक्स्ट्रा चीजें रहेगी, अमेंडेड रहेगा। ठीक है, तो यहाँ मॉड्यूल मैंने भले ही खोल रखा है यहाँ पर, बट मॉड्यूल मैंने केवल इसलिए खोल रखा है कि हम एक इंट्रोडक्शन ले लें, हम चेक कर लें कि हमारे पेपर के कंटेंट्स क्या क्या हैं। पढ़ेंगे हम नोट्स में से। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलो देखें, अब जैसे ये मॉड्यूल है, ये 31 दिसंबर 2019 तक अपडेटेड है ना। जबकि हमारी एग्जाम अगर कब हो रही है, जून 21 में हो रही है, तो हमें 31 दिसंबर 20 तक के सारे अमेंडमेंट्स पढ़ने पड़ेंगे, है ना। वो अमेंडेड चीजें काई में रहेगी बेटा, नोट्स के अंदर रहेगी। चलो, अब ये जो कंपनी लॉ का हमारा पेपर है, ये जो कंपनी लॉ का हमारा पेपर है बेटा, ये 3 पार्ट में है। ये जो कंपनी लॉ का हमारा पेपर है, ये 3 पार्ट में है। पार्ट फर्स्ट जो कि कंपनी लॉ प्रिंसिपल एंड कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, 50 मार्क्स का। पार्ट सेकंड जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन एंड मीटिंग्स के बारे में बताया है, 40 मार्क्स का। एंड पार्ट थर्ड जिसमें कंपनी सेक्रेटरी के बारे में बताया है, 10 मार्क्स का। वापस से, ये जो सब्जेक्ट है हमारा, है पूरा कंपनी लॉ,
अलग अलग नहीं है। जैसे CSEET में तो आपने अलग अलग एक्ट पढ़े थे, कंपनी लॉ अलग पढ़ा था, कॉन्स्टिट्यूशन अलग पढ़ा था, टॉट अलग पढ़ा था, जो फाउंडेशन करके आए हैं उन्होंने सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ा था, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पढ़ा था। तो ये ऐसे अलग अलग पार्ट के अंदर अलग अलग एक्ट नहीं है, ये पूरा एक ही एक्ट है। 747 पेज की एक ही मॉड्यूल है, इसमें पूरे में कंपनी लॉ ही है। हाँ, यहां जो है CS एक्ट दिया है, जो आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है फाउंडेशन के अंदर CSEET में, तो वो CS एक्ट दिया है। बाकी मान के चलो ये 90 मार्क्स का प्योर केवल क्या है, कंपनी लॉ है, जिन्हें पढ़ाने के पर्पज से उन्होंने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अलग अलग सब्जेक्ट, अलग अलग टॉपिक वाइज आपको दिए हुए हैं। जो अलग अलग टॉपिक हैं वो अलग अलग चैप्टर के अंदर आपको डालकर दिए हैं। बट ये है पूरा एक कंपनी लॉ, पूरा 90 मार्क्स का कंपनी लॉ। क्योंकि हाँ, पार्ट 3 के रिलेशनशिप में हम कह सकते हैं ये कंपनी सेक्रेटरी एक्ट 1980 से रिलेटेड है, जो हमारा मेन लॉ है, कंपनी सेक्रेटरी एक्ट, जिसके अकॉर्डिंगली हम क्या बनने वाले हैं, कंपनी सेक्रेटरी। आपको समझ में आई मेरी बात, है ना? तो हमारे 3 पार्ट के अंदर ये रहेगा। पार्ट फर्स्ट कंपनी लॉ, प्रिंसिपल्स, एंड क्या पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट, है ना? फिर पार्ट सेकंड जो है, अच्छा पार्ट फर्स्ट के अंदर आप मान के चलो ये, अब अगर आप ऑब्जेक्टिव्स देखते हो, इस मॉड्यूल को पढ़ने का आप ऑब्जेक्टिव्स देखते हो, तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला कि ये एक्ट एक्सपर्ट नॉलेज आपको इसका होना चाहिए, तो इन्होंने लिखा टू इम्पार्ट एक्सपर्ट नॉलेज। कंपनी लॉ के जितने प्रोविजंस हैं उसमें जो शेड्यूल्स दिए हैं, रूल्स दिए हैं, नोटिफिकेशंस दिए हैं, सर्कुलर्स दिए हुए हैं, सेक्रेटरी प्रैक्टिसेस हैं, केस लॉ हैं, सेक्रेटरी स्टैंडर्ड हैं, सबका आपको एक्सपर्ट नॉलेज होना चाहिए। वापस से क्या बोला मैंने, अभी मैंने आपको बताया एज ए कंपनी सेक्रेटरी हमारा मेन काम कहां रहेगा, कंपनी के अंदर रहेगा। एज ए कंपनी सेक्रेटरी हमारा मेन काम कहां रहेगा, कंपनी के अंदर रहेगा। तो जब कंपनी के अंदर रहेगा तो कंपनी को कंट्रोल कौन सा लॉ करता है, तो बोले कंपनी लॉ करता है। तो कंपनी लॉ को तो हमें क्या होना चाहिए, बोले एक्सपर्ट नॉलेज होना चाहिए। लेवल ऑफ नॉलेज अगर यहां देखा जाए, ऑब्जेक्ट आपको कंपनी लॉ पढ़ाने का, ये जो ऑब्जेक्टिव दिया ना कि आपको कंपनी लॉ क्यों पढ़ाया जा रहा है, तो बोले कंपनी लॉ पढ़ाने का इंस्टीट्यूट का ऑब्जेक्ट ये है कि आप कंपनी लॉ के एक्सपर्ट बनो, आपके पास कंपनी लॉ का एक्सपर्ट नॉलेज आए, ये ऑब्जेक्ट है। इसलिए मैंने आपको बोला कंपनी लॉ में बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना, एकदम डेप्थ स्टडी करनी है कंपनी लॉ की। ये चीज आई समझ में। अब कंपनी लॉ के अंदर जितने भी शेड्यूल्स हैं, शेड्यूल्स क्या होते हैं सब बताऊंगा, रूल्स हैं, नोटिफिकेशंस जो गवर्नमेंट ने इशू किए हैं, सर्कुलर जो MCA मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इशू करता है, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस कि एज ए कंपनी सेक्रेटरी आप लॉ कंप्लाई करने के लिए किस तरह से काम करोगे, एज ए कंपनी सेक्रेटरी आप लॉ कंप्लाई करने के लिए किस तरह से काम करोगे, दैट इज सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। एंड सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड जो ICSI बनाता है, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स होते हैं, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। इनका मैं आपको बहुत ज्यादा डिटेल यहां नहीं बता रहा हूं बेटा, ये सारी चीजें हमें डिटेल में पढ़नी है। मैं केवल ओवरव्यू दे रहा हूं, फिर मैं एक एक चीज आपको बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर पढ़ाऊंगा, और हमें चाहिए भी, डेप्थ नॉलेज चाहिए। आप बिल्कुल अगर मेरे से पढ़ोगे तो मेरे 18 साल का एक्सपीरियंस पढ़ाने का, मेरे प्रैक्टिस करने का, प्रैक्टिकली काम करने का, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उसको ध्यान में रखते हुए अपन सारी चीजें करेंगे। ये चीज आई समझ में। तो जैसे केस लॉ है, ये सब का हमें क्या लेना है बेटा, डेप्थ नॉलेज लेना है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव समझ में आया। अब अगर हम देखें तो ये जो पार्ट फर्स्ट है ना, इसमें अप्रोक्सीमेट 14 चैप्टर्स हैं। पार्ट फर्स्ट जो है, जो 50 मार्क्स का है, जिसमें कितने चैप्टर्स हैं, 14 चैप्टर्स हैं, जिसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया है, फिर शेयर्स एंड शेयर कैपिटल क्या होती है उसके बारे में बताया है, शेयर होल्डर कौन होता है, मेंबर, इस तरह से 14 चैप्टर्स हैं। ये सब कंपनीज एक्ट का ही पार्ट है। केवल आपको पढ़ाने के पर्पज से इंस्टीट्यूट ने इन्हें क्या किया है, सेपरेट चैप्टर्स के अंदर रख दिया है ना। हम यहाँ लाइन से सेक्शन नहीं पढ़ेंगे कि पहले सेक्शन नंबर 1 पढ़े, फिर सेक्शन नंबर 2 पढ़े, फिर सेक्शन नंबर 3 पढ़े। आपको चैप्टर वाइज, आपको टॉपिक वाइज चैप्टर्स दिए हैं, तो वही हम पढ़ेंगे। जैसे
शेयर कैपिटल वाला ये चैप्टर है। तो शेयर से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन, शेयर्स कितने तरह के होते हैं, क्या होते हैं, कैसे इश्यू कर सकते हैं, सब कुछ यहां मिलेगा। अब हो सकता है पहले हम सेक्शन 2 पढ़ें, फिर सीधे 60 पे चले जाएं, फिर हो सकता है 55 पर आ जाएं, वो लाइन से प्रोविजंस रहेंगे। ठीक है। फिर पार्ट बी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन एंड मीटिंग से रिलेटेड है। इसमें बेटा हमें बोर्ड मीटिंग के बारे में, हमें जनरल मीटिंग के बारे में, हमें डायरेक्टर्स के बारे में, जो कंपनी के बिहाफ पर डिसीजन लेते हैं, उन सब के बारे में दिया है। ये 40 मार्क्स का आप देखोगे, इस 40 मार्क्स में केवल 6 चैप्टर हैं। इस 40 मार्क्स में केवल 6 चैप्टर हैं, 16, 17, 18, 19, 20, 15। 6 चैप्टर है, मतलब अगर पार्ट 1 के कंपैरिजन में आप देखो तो पार्ट 1 के अंदर कितने चैप्टर्स थे? 14, जबकि उसका वेटेज है 50 मार्क्स का। पार्ट बी जिसमें चैप्टर केवल 6 हैं बट उसका वेटेज है 40 मार्क्स का। आप समझ रहे हो मेरी बात? क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं? हमें स्मार्ट स्टडी करना है, स्मार्टली स्टडी करना है। तो पार्ट ए जो है, पार्ट फर्स्ट जो है, उसमें चैप्टर 14 है बट यार वेटेज उसका 50 मार्क्स का है। एंड उससे आधे चैप्टर, आधे से भी आधे चैप्टर काय में है? पार्ट सेकंड में, बट उसका वेटेज 40 मार्क्स का है। ठीक है। तो ये बाइफिकेशन इसलिए लेना है ताकि हमें ध्यान रहे कि कौन सा चैप्टर किसके अंदर है, उसका वेटेज कितना है। एंड लास्ट है आपका पार्ट 3 जिसमें कंपनी सेक्रेटरी के बारे में बताया है। लास्ट आपको पार्ट 3 दिया है जिसमें किसके बारे में बताया है? कंपनी सेक्रेटरी के बारे में, जिसमें 3 ही चैप्टर हैं। लीगल फ्रेमवर्क के अंदर कंपनी सेक्रेटरी एक्ट के बारे में बताया है, सेक्रेटरी स्टैंडर्ड बोर्ड एंड कंपनी सेक्रेटरी की जो फर्म्स होती हैं उन फर्म्स के बारे में आपको बताया गया है। ये हमने सब्जेक्ट का थोड़ा सा डिटेल पढ़ा। अब अगर हम पेपर के बारे में पढ़ें कि कंपनी लॉ का पेपर कैसा आता है, क्योंकि एक एक चीज आपको मालूम होना चाहिए। पेपर का पैटर्न क्या है, पेपर किस तरह से आता है, 3 पार्ट्स में है तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं, ये सब चीजें आपको फर्स्ट स्टेज से ही मालूम होना चाहिए, है ना। तो कंपनी लॉ का पेपर होता है डिस्क्रिप्टिव। जैसे आपके 3 में ऑब्जेक्टिव पेपर है, 3 सब्जेक्ट आपके ऑब्जेक्टिव पेपर वाले, बट कंपनी लॉ वाला पेपर डिस्क्रिप्टिव है। ये ऑब्जेक्टिव होगा भी नहीं कभी। क्यों? क्योंकि इसमें आपको लेवल ऑफ नॉलेज डिटेल रिक्वायर्ड है। ठीक है। तो पेपर आपका डिस्क्रिप्टिव होगा। फिर पेपर कितने मार्क्स का होता है? नहीं, गलत बोल रहे हो आप। 135 मार्क्स का पेपर आता है एग्जाम में। डरना नहीं है। अटेम्प्ट तो हमें 100 मार्क्स का ही करना है। तो 35 मार्क्स की कह सकते हैं हमारे पास क्या होती है? चॉइस। एक एक चीज हमें मालूम होना चाहिए। पेपर अप्रोक्सीमेट 135 तो कम से कम रहेगा, 140 का भी हो सकता है ना। तो पेपर में जो क्वेश्चंस आएंगे 135 मार्क्स के रहेंगे। हाँ, डरना नहीं है। अटेम्प्ट हमें 100 मार्क्स का ही करना है एंड 35 मार्क्स की हमारे पास चॉइस रहेगी। अब बोले नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहेंगे, तो बोले 6 क्वेश्चंस रहेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहेंगे? 6 रहेंगे। ठीक है। अब मैं एक एक करके आपको बता रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा वो 20 मार्क्स का होता है। अच्छा, हमने बोला था 3 पार्ट होते हैं, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड। पार्ट फर्स्ट के अंदर 3 क्वेश्चन आते हैं। पार्ट सेकंड के अंदर 2 क्वेश्चंस रहेंगे। पार्ट फर्स्ट के अंदर आपके 3 क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 20 मार्क्स का रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 15 मार्क्स का रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 भी 15 मार्क्स का रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 20 मार्क्स का हो गया। इस तरह से ये टोटल हो गए 50 मार्क्स के। ठीक है, सब डिटेल बता रहा हूं। फिर पार्ट सेकंड जो है उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 2 रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 20 मार्क्स का रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 20 मार्क्स का रहेगा। ये मिलाकर हो गया आपका 40 मार्क्स। फिर क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा वो पार्ट थर्ड के अंदर, वो 10 मार्क्स का रहेगा।
तो इस तरह से आपको 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है। फिर से समझना है ना, हमने बोला पेपर एक तो हमारा डिस्क्रिप्टिव है, दूसरा जो पेपर के अंदर मार्क्स जो क्वेश्चन आएंगे उनके टोटल मार्क्स रहते हैं 135, है ना। एंड नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहते हैं 6, ठीक। और डिटेल बता रहा हूं। अब हमने बोला था कि यार कंपनी लॉ तो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, तो क्या पेपर भी 3 पार्ट में आता है? बोले हाँ, पेपर भी 3 पार्ट में आता है। पार्ट फर्स्ट हमने बोला था 50 मार्क्स का, तो बोले पार्ट फर्स्ट 60 मार्क्स का आता है। पार्ट सेकंड हमने बोला था 40 मार्क्स का, तो 40 मार्क्स का आता है। पार्ट थर्ड हमने बोला था 10 मार्क्स का, तो 10 मार्क्स का आता है। पार्ट फर्स्ट के अंदर 3 क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 20 मार्क्स का और बाकी दोनों 15-15 नंबर के रहते हैं। पार्ट सेकंड के अंदर 2 ही क्वेश्चन होते हैं 20-20 नंबर के। एंड जो पार्ट आपका थर्ड है उसमें 10 नंबर का क्वेश्चन रहता है ना। अब आप ये मत समझो कि 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहता है या 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहता है तो पूरा ऐसे लिखने का 15 मार्क्स का आ जाएगा, नहीं। ये डिवाइड कर देते हैं। 20 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको 5 मार्क्स के 4 या 4 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस पूछते हैं। सब क्वेश्चंस हो जाते हैं। मेन क्वेश्चन तो 1 रहता है, बाकी आपके सब क्वेश्चंस हो जाते हैं। क्या 5 मार्क्स के 4 रहते हैं तो 20 हो जाएगा, 4 मार्क्स के 5। इसी तरह से यहां नॉर्मली 3 मार्क्स के 5 क्वेश्चन होते हैं। 5 मार्क्स के 3 भी हो सकते हैं, है ना। यहां पर भी वही है, 3 मार्क्स के 5 या 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। सब क्वेश्चन में 3-3 नंबर का एक क्वेश्चन भी दे सकता, 5 क्वेश्चन आ जाएंगे, सब क्वेश्चन रहेंगे। और यहां हो सकता है 5 नंबर का एक क्वेश्चन दे दो, 3 हो जाएंगे। हो सकता है 1 7 का दे दे, 1 8 का दे दे, बट एक पूरा 15 नंबर का क्वेश्चन नहीं आता है, एक पूरा 20 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आता। इतने बड़े क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। बड़े क्वेश्चन केवल अकाउंट्स के अंदर आते थे, बट अकाउंट भी अब कैसा हो चुका है, ऑब्जेक्टिव हो चुका है ना। तो क्वेश्चंस आएंगे बट उनके सब क्वेश्चंस रहेंगे। जैसे पहले वाले में नॉर्मली 5 क्वेश्चन रहते हैं 4-4 नंबर के, या 4 क्वेश्चन रहते हैं 5-5 नंबर के। तो सब क्वेश्चंस मिलाकर कितने हो गए, 4 क्वेश्चन यहाँ हो गए। हो सकता है यहाँ 5-5 हो या 3-3 हो, जैसा एग्जामिनर का मूड होगा वो दे देगा। अच्छा, ये भी जो मैं आपको पेपर का पैटर्न बता रहा हूं, ये लास्ट एग्जाम के क्वेश्चन पेपर के बेसिस पर मैं बता रहा हूं। ऐसा इंस्टीट्यूट ने गाइडलाइंस इशू नहीं की है कि हम पहला क्वेश्चन इतने नंबर का इशू करेंगे, दूसरा इतने का, तीसरा इतने का। ऐसा इंस्टीट्यूट ने गाइडलाइंस इशू नहीं की है ना। बट अगर हम पास्ट एग्जामिनेशन के पेपर देखें तो उन पेपर्स को देखकर ये सेटेड पैटर्न समझ में आता है कि हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन इतने का आ रहा है, सेकंड क्वेश्चन इतने का आ रहा है, थर्ड क्वेश्चन इतने का आ रहा है। ठीक है, तो जितनी नए सिलेबस की अभी तक एग्जाम हुई है उनका पेपर पैटर्न इस तरह से है। आपके एग्जाम में भी यही रहेगा 99.99%। हाँ, एंड टाइम पर इंस्टीट्यूट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर दे, कोई भरोसा नहीं। बट हाँ, अभी ये सेटेड पैटर्न है कि इस तरह से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको समझ में आया? अब मैंने आपको बोला कि टोटल क्वेश्चंस कितने रहेंगे, 6, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 1 तो आपका हो गया 20 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 2 जो रहता है उसमें 2 पार्ट रहते हैं, या क्वेश्चन नंबर 2 कर लो या 2A। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपको उन्होंने क्या दे दिया, और दे दिया, मतलब आपको चॉइस दे दी। क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास चॉइस नहीं है, कई बार दे देते हैं। जैसे आपको दे दिया, नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिए, सब क्वेश्चंस दिए 5 और बोला अटेम्प्ट एनी 4। ऐसा हो जाता है तो पेपर आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ना पड़ेगा। स्टार्टिंग से ही पेपर आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ना पड़ेगा कि किस तरह का पेपर दिया है। ये पॉइंट आया समझ में? तो अगर आपको बोला है कि 5 में से 4 अटेम्प्ट करने, तो ऐसा भी हो सकता है, या हो सकता है 4 दिए हो, चारों के चारों करने, या 5 दिए, 5 के 5 करने। बट हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास ऑप्शन होता है कि आप उसका क्वेश्चन नंबर 2 या 2A, मतलब उसका फर्स्ट पोर्शन करना चाहो या सेकंड करना चाहो, जो भी आपकी इच्छा हो आप कर सकते हो। तो यहां 15 नंबर की चॉइस आपके पास हो गई। जो मैंने आपको बोला था ना, पेपर 135 मार्क्स का आता है, तो उसमें से 35 मार्क्स की जो आपके पास चॉइस है, एक तो क्वेश्चन नंबर 2 में आती है 15 नंबर की। ठीक है, तो
पार्ट फर्स्ट में 3 क्वेश्चन आएंगे। पार्ट फर्स्ट में 3 क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 15 मार्क्स ईच रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको चॉइस दी जाएगी कि क्वेश्चन नंबर 2 का जो 1 2 3 4 करके दे देंगे या ABCD करके दे देंगे कि आप इनमें से जो आपको अटेम्प्ट करना हो वो कर लो। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पोर्शन कर लो पूरा, या क्वेश्चन नंबर 2A उसका पूरा पोर्शन कर लो, वो आपकी चॉइस रहती है। तो एक क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास चॉइस हो गई। ठीक है, फिर पार्ट सेकंड में मैंने आपको बताया नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं, 2 ही आते हैं। कौन कौन से? 4th वाला एंड 5th वाला। अगेन यहां 5th वाले क्वेश्चन में आपको चॉइस रहती है, आपके पास ऑप्शन रहता है। इसमें नहीं है, 4 वाले में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो आपको 20 मार्क्स का करना ही है। बट हाँ, फिर बता रहा हूं, 20 मार्क्स का एक नहीं आएगा, 5 मार्क्स के 4 या 4 मार्क्स के 5 रहते हैं। ठीक है, इसी तरह से रहता है। एंड क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसके 2 पोर्शन रहेंगे, या तो 1 2 3 4 वाला कर लो आप, या ABCDE वाला कर लो। इसे क्वेश्चन नंबर 5A बोल दिया जाता है, इसे क्वेश्चन नंबर 5 बोला जाता है। तो अगेन यहां 20 मार्क्स की आपके पास क्या हो गई? चॉइस हो गई। कौन से नंबर के क्वेश्चन में? 5 नंबर के क्वेश्चन में। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो पार्ट B 40 मार्क्स का आता है। बोलेंगे मेरे साथ, पार्ट B कितने मार्क्स का आता है? 40 मार्क्स का आता है। उसमें भी क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो 20 मार्क्स का रहेगा, क्वेश्चन नंबर 5 20 मार्क्स का रहेगा। बट 5 के 2 पोर्शन कर दिए हैं, पार्ट A कर लो या पार्ट B कर लो, लिखा रहता है वहां पर। बट हाँ, अगर हम माइंड प्रिपेयर करके जाएंगे, हमें एडवांस में मालूम है कि किस तरह से सारी चीजें हैं, किस तरह से पेपर आता है, तो वहां जाकर हमें नया कुछ नहीं लगेगा। हम पढ़ाई ही इस तरह से करेंगे कि हमें 2 चीजें, पहला प्राइमरी ऑब्जेक्ट तो बेटा हमारा एग्जाम पास करना ही है, प्राइमरी ऑब्जेक्ट हमारा एग्जाम पास करना ही है। बट एग्जाम पास करने के साथ साथ हमें नॉलेज लेना जरूरी है। एग्जाम पास करने के साथ साथ हमें नॉलेज लेना जरूरी है। तो हम नॉलेज के लिए पढ़ेंगे। अगर हम नॉलेज के लिए पढ़ेंगे, नॉलेज अगर हमें मिलेगा तो एग्जाम तो हम पास कर ही लेंगे ना यार। अगर हम इतने काबिल बन गए तो ठीक है, कुछ भी आ जाए सामने सबसे निपट लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चल, फिर क्या दिया अपने को? और पार्ट 3 में एक ही क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन नंबर 6, वो कितने मार्क्स का? 10। बट हाँ, वहां पर भी 5 के 2 रहते हैं। 5 के कितने रहते हैं? 2 रहते हैं। ये चीज आई समझ में? तो कहने को क्वेश्चन 6 हैं, बट अगर आप सब क्वेश्चंस वगैरह देखो तो 25 से लेकर 30 छोटे छोटे क्वेश्चन 4 या 5 नंबर के आपको अटेम्प्ट करना है। अगर 4 मार्क्स का यूनिवर्सल देख लो तो 25 क्वेश्चंस हैं, 25 इंटू 4 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है। आप समझे मेरी बात? तो क्वेश्चन टोटल क्वेश्चन 6 रहेंगे, बट उनके सब क्वेश्चंस होते हैं। टोटल क्वेश्चन 6 रहेंगे, बट उनके सब क्वेश्चंस होते हैं। एंड सब क्वेश्चंस के अंदर आपको 4 नंबर का एक, 5 नंबर का एक, 3 नंबर का एक, ये भी हो सकता है, जैसा एग्जामिनर का मूड हो, जैसा वो पेपर सेट कर दे। तो ये मैं किस ग्राउंड पे बता रहा हूं? बोले पास्ट के अंदर जो पेपर्स आए हैं उनकी स्टडी करके मैं आपको बता रहा हूं कि ये पेपर का पैटर्न होता है। ठीक है, तो पेपर 3 पार्ट में आएगा। पार्ट फर्स्ट कितने मार्क्स का? अच्छा, मेरे साथ बेटा पढ़ने का अगर आप एक्चुअल फायदा लेना चाहते हो तो आप मेरे साथ एक एक चीज रिवाइज करते जाओगे। ये नहीं सोचना है कि हम क्लास में नहीं बैठे हैं तो हम बोले नहीं। अगर आप मेरे साथ रिवाइज करते जाओगे आपको 2 बेनिफिट मिलेंगे। अगर आप मेरे साथ रिवाइज करते जाओगे आपको 2 बेनिफिट मिलेंगे। बोले क्या मिलेगा? एक तो अगर रिवाइज करना है तो मुझे सुनना जरूरी होगा, तो आपका कंसंट्रेशन बनता रहेगा। आप मुझे ध्यान से सुनोगे, आपका ध्यान इधर उधर नहीं जाएगा, क्योंकि बैठे तो हम घर पे हैं, आराम से पांव पसार के बैठे हुए हैं। ठीक है। दूसरा, अगर आप रिवाइज करोगे तो बेटा आपको चीजें याद होगी, आपको चीजें लर्न होगी। जिन्होंने मेरे से CSEET पढ़ा है या फाउंडेशन पढ़ा है, लाइव क्लासेस पढ़ी है, हम क्लास में रिवाइज करते हुए याद करते आए हैं, और रिवीजन का फायदा आपको एग्जाम के अंदर दिखा होगा, आपको चीजें याद होती है। तो अब ये नहीं सोचना है कि लाइव क्लासेस नहीं है तो हम बैठकर इसी तरह से करते जाएं। बट मैं बोल रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, उसके साथ आप रिवाइज करो, बोलो मेरे साथ, तो आपका
अटेंशन बना रहेगा पढ़ाई के लिए, एंड दूसरा आपको चीजें याद होगी। अच्छा एक बात बताओ, याद कैसे करते हैं हम? रिवाइज करके करते हैं ना, बोल के ही करते हैं ना, बोलते जाओ, क्या टेंशन है, काय को चुप बैठना। ठीक है, तो हम लास्ट टाइम पेपर का ये ब्रीफ करते हैं, फिर हम पढ़ना चालू करते हैं। तो पेपर का ब्रीफ हमने क्या किया, पेपर कितने पार्ट में आएगा बोलो बच्चों, बोले 3 पार्ट में। पार्ट फर्स्ट कितने मार्क्स का बोलो बच्चों, बोले 50 नंबर का। कितने क्वेश्चन आएंगे, बोले 3 क्वेश्चन आएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 1 कितने मार्क्स का, 20 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 2 में ऑप्शन रहेगा, बट कितने मार्क्स का, 15 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 3 भी कितने मार्क्स का, 15 नंबर का। ठीक है, फिर पार्ट सेकंड में कितने क्वेश्चन आएंगे, ठीक है 2 क्वेश्चन आएंगे। फिर क्या बोला हमने कि कितने कितने के, हाँ 20 नंबर के। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 5 में क्या रहेगी बेटा, चॉइस रहेगी। पार्ट थर्ड में एक ही क्वेश्चन रहता है 10 मार्क्स का, 5 के 2। ये समझ में आया? तो सब क्वेश्चन वाइज देखें तो 25 से लेकर 30 क्वेश्चन तक हो सकते हैं। ऐसा इसलिए पूछते हैं बेटा, इतना सारा सिलेबस है। मैंने बोला 747 पेजेस हैं, 747 पेजेस केवल कंपनी लॉ के। इतना सारा सिलेबस है, 470 सेक्शन है टोटल कंपनीज एक्ट के अंदर, इतना सारा सिलेबस है। तो अगर 20 नंबर का एक पूछेगा पूरा, बेटा इतने टॉपिक कैसे कवर करेगा? तो कोशिश करते हैं छोटे छोटे टॉपिक्स पूछें आपसे, उन चीजों को पूछें जो आप छोड़ देते हो, उन चीजों को पूछें जिन पर आप ध्यान नहीं लगाते हो, बाल की खाल निकालते हो। ये समझ में आया? एंड लास्ट चीज जो एक बताने से रह गई मेरे, आपका जो पेपर आता है ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। आप 80 से 90% चांस मानना प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन मतलब केस लॉज आएंगे, केस स्टडीज आएगी। केस स्टडी मतलब क्या, बोले आपको सिचुएशन बनाकर दी जाएगी, आपसे पूछा जाएगा आप बताओ इसमें कौन सा प्रोविजन एप्लीकेबल हो रहा है, और एज ए कंपनी सेक्रेटरी एडवाइस करो कि हम क्या करें। केस स्टडी मतलब क्या, सिचुएशन बनाकर दे दी जाएगी। क्या बोलेंगे, आप इस कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी हो, ये सिचुएशन है आपके सामने, अब आप इस सिचुएशन को हैंडल करो, आप इस सिचुएशन में बताओ कौन सा प्रोविजन लगेगा, आप एडवाइस करो। ठीक है, हाँ डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन जिसके चांसेस 20 से लेकर 10% ही होते हैं। ऐसा इसलिए भी क्योंकि मैंने आपको बोल दिया, आपको यहां एक्सपर्ट नॉलेज चाहिए, आपको यहां एडवांस नॉलेज चाहिए। आपका वर्किंग नॉलेज नहीं है। जिगल वाले मॉड्यूल के अंदर जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने वहीं देखा था, वहां लेवल ऑफ नॉलेज क्या था, वर्किंग नॉलेज था। यहां वर्किंग नॉलेज रिक्वायर्ड नहीं है, यहां लेवल ऑफ नॉलेज एक्सपर्ट है, एडवांस नॉलेज है। ना केवल कंपनीज एक्ट के प्रोविजन का, ना केवल कंपनीज एक्ट के सेक्शन का, बल्कि उसमें जो रूल्स बनाए हैं, उसमें जो रेगुलेशन इश्यू किए हैं, नोटिफिकेशन इश्यू किए हैं, सेक्रेटरी स्टैंडर्ड है, केस स्टडीज हैं, सबका। एंड मैं आपको अश्योरेंस दे रहा हूं बेटा, अगर मेरे साथ मेरे बताए गए तरीके से, मेरे बताए गए तरीके से अगर आप पढ़ोगे, गारंटी है एग्जम्पशन के मार्क्स आएंगे, गारंटी है 60 से कम मार्क्स नहीं आएंगे, गारंटी है। अगर मेरे हिसाब से आप पढ़ लिए तो कम आ जाए, पैसे वापस ले जाना। आप समझे मेरी बात? तो स्कोरिंग है और मेन पेपर है, वैसे भी हमें एक्सपर्ट नॉलेज चाहिए, तो हम डेप्थ स्टडी ही करेंगे। यहां तक की कहानी समझ में आई अपने को? अब अभी तक हमने पढ़ा कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट कितने पार्ट के अंदर है, फिर हमने देखा कि पेपर कैसे आता है, पेपर किस तरह से रहेगा, कितने क्वेश्चंस आएंगे, है ना। अब हम सीधे अपने टॉपिक पर आ रहे हैं, अब हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। मैं पहले पार्ट बी स्टार्ट करूंगा। जैसा कि मैंने आपको बोला कि पार्ट बी में नंबर ऑफ चैप्टर्स कम है, 6 ही चैप्टर हैं, बट उनका वेटेज कितना है, 40 मार्क्स का वेटेज है, तो वेटेज बहुत ज्यादा है एंड कवरेज उसके अंदर कम है एज कंपेयर टू पार्ट ए, है ना। तो हम पहले पार्ट बी स्टार्ट करेंगे, टेंशन नहीं लेना है। कोई सा भी चैप्टर में कहीं से भी अगर स्टार्ट करता हूं, आपने फर्स्ट डे से अगर मेरा लेक्चर अटेंड किया है, आपको 101% समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है,
पहले अब मैं आपसे कंपनी का जनरल डिस्कशन कर रहा हूं। पहले हम कंपनी के बारे में जनरल डिस्कशन कर रहे हैं, कंपनी होती क्या है, फिर मैं आपको स्पेसिफिक प्रोविजन पर लेकर आऊंगा। हम डायरेक्टर्स वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आपके नोट्स आपको व्हाट्सएप कर दिए गए हैं, आप नोट्स में से पढ़ें, बिल्कुल पढ़ें। आप जब ज्वाइन कर लेंगे तब आपको फिजिकली सारा बंच बनाकर नोट्स का दे दिया जाएगा पूरे सिलेबस का, ठीक है। चलिए अब हम बोल रहे हैं, बोले कंपनी होती क्या है, आप ही बताओ क्या होती है कंपनी। हाँ मैं सुन रहा हूं, आवाज आ रही है मुझे। क्या होती है कंपनी, तो आप बोलोगे कंपनी क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन। बिल्कुल ठीक कहा आपने। बोले आर्टिफिशियल पर्सन मतलब क्या होता है, तो बोले क्रिएटेड बाय लॉ। इसका नेचुरल बर्थ नहीं होता है, नेचुरल डेथ नहीं होती है ना, इसलिए कंपनी को हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन। फिर आप बोलोगे कंपनी क्या, तो बोले कॉर्पोरेट पर्सनालिटी होती है, परपेचुअल सक्सेशन होता है, कॉमन सील होती है। अगर ये सारी चीजें आप बोल रहे हो, आप गलत नहीं बोल रहे हो, बट गलत क्वेश्चन के आंसर में बोल रहे हो। मैंने पूछा कंपनी क्या है, ये आपने जो बताई ये तो सब कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये कंपनी थोड़ी है, हर आर्टिफिशियल पर्सन कंपनी थोड़ी है, हर जगह कॉर्पोरेट सक्सेशन या कॉर्पोरेट पर्सनालिटी लगेगी वो कंपनी थोड़ी है। ये तो कंपनी की कैरेक्टर होती है, ये तो कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। एक्चुअली कंपनी क्या होती है तो वो मैं आपको बता रहा हूं, आप समझे ना मेरी बात, कि हम अगर कंपनी हम बोले कि कंपनी क्या, तो बोले कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन होती है, ये कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स हुई। हमने बोला कंपनी की कॉर्पोरेट पर्सनालिटी थी, कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स हुई। हमने बोला कंपनी कैन सू बी सूड होती है, कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स हुई। कंपनी ओन्स प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम, बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हमने, फाउंडेशन के अंदर भी, सीएसीईटी के अंदर भी, यहां पर भी है। यहां तो बहुत ज्यादा डिटेल में है, हर कैरेक्टरिस्टिक 2-2 पेज की दी है, उनके साथ 2-2, 3-3 केसेस दिए हुए हैं, कोर्ट केसेस, सब पढ़ेंगे हम, सब, है ना। बट अभी हम जनरली डिस्कस कर रहे हैं कि कंपनी होती क्या है। अभी हम जनरली डिस्कस कर रहे हैं कि कंपनी होती क्या है। तो प्रॉपर तरीके से अगर देखा जाए तो कंपनी हम क्यों बनाते हैं, तो बोले बिजनेस करने के लिए। कंपनी हम क्यों बनाते हैं, बिजनेस करने के लिए। तो प्रॉपर तरीके से देखा जाए तो कंपनी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है। प्रॉपर तरीके से अगर आप बोलो तो कंपनी क्या होता है, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है। बोले क्या मतलब, तो बोले कंपनी एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन मतलब ग्रुप ऑफ पर्सन। ग्रुप ऑफ पर्सन मतलब जहां भी 2 या ज्यादा पर्सन होते हैं, जहां भी 2 या ज्यादा पर्सन होते हैं वो एसोसिएशन कहलाता है, वो ग्रुप कहलाता है। जैसे प्राइवेट कंपनी बना लो, कम से कम 2 जने होते हैं। पब्लिक कंपनी बना लो, कम से कम 7 होते हैं। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं, प्राइवेट में मैक्सिमम 200 होते हैं। हालांकि अब 1 पर्सन कंपनी भी होती है। 1 पर्सन कंपनी के अंदर एक ही जना होता है, होती है 1% कंपनी भी, बट फिर भी कंपनी क्या कहलाती है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन ही कहलाती है, ग्रुप ऑफ पर्संस ही कहलाती है। ठीक है, तो कंपनी ग्रुप ऑफ पर्सन होती है जो फॉर्म की गई है, इनकॉर्पोरेट की गई है, बनाई गई है। काहे के लिए बनाई गई है, पर्पस क्या है कंपनी को बनाने का, बोले फॉर द पर्पस ऑफ रनिंग एनी लीगल बिजनेस। मैंने जनरल मीनिंग बताया बेटा, लीगल डेफिनेशन अभी नहीं बताई है। मैंने जनरल मीनिंग बताया है, लीगल डेफिनेशन नहीं बताई है। मैं लीगल डेफिनेशन भी बता रहा हूं, बट पहले जनरली समझते हैं हम। तो अगर आप बोलते हो कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, कैन सी बी सी, ये कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये सब कंपनी की क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये कंपनी नहीं है। तो बोले कंपनी क्या है, बोले कंपनी एक ऑर्गेनाइजेशन होता है। कंपनी क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जो काहे के लिए बनाया है, बिजनेस करने के लिए बनाया है। कंपनी एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जो काहे के लिए बनाया है, बिजनेस करने के लिए बनाया है। तो यूं कहो कि कंपनी क्या है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। यूं कहो कि कंपनी क्या है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो क्या किया गया है, फॉर्म किया गया है। फॉर्म किया गया मतलब बनाया गया है। टेक्निकली बोले तो इनकॉर्पोरेटेड किया गया है। फॉर्म किया गया मतलब बनाया गया है। काहे के लिए बनाया है, बोले पर्पस क्या है इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने का, तो पर्पस है बोले किसी लीगल बिजनेस को करना। तो एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो किसी लीगल बिजनेस को चलाने के लिए बनाया जाता है, वो एसोसिएशन क्या हो सकता है, कंपनी हो सकता है। बोला मैंने हो सकता है, इसलिए बोला क्योंकि अभी लीगल डेफिनेशन नहीं देखी, हमने जनरल बोला है कि जनरली कंपनी मतलब क्या, तो बोले कंपनी मतलब एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन हुआ जो किसी लीगल बिजनेस को करने के लिए चलाया जाता है।
तो अगर आपसे कोई नया बच्चा पूछता है, आपका छोटा भाई बहन पूछता है कि भैया कंपनी क्या होता है, दीदी कंपनी क्या होता है, तो हम उन्हें ये नहीं बोलेंगे कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, तो उसे आर्टिफिशियल पर्सन समझाते बैठो फिर आप। हम ये नहीं बोलेंगे कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, तो कॉर्पोरेट पर्सनालिटी समझ में नहीं आएगा। एक लेमैन की लैंग्वेज में, एक जनरल मैन की लैंग्वेज में, कॉमन मैन की लैंग्वेज में अगर आप कंपनी समझना चाहते हो तो कंपनी मतलब एक ग्रुप ऑफ पर्सन होता है जिसमें बहुत सारे व्यक्ति हो सकते हैं, यूं कहो एक से ज्यादा व्यक्ति होते हैं जो साथ में मिलकर किसी लीगल बिजनेस को चलाते हैं। वो साथ में इकट्ठे हुए हैं काहे के लिए? किसी लीगल बिजनेस को चलाने के लिए। आप समझे मेरी बात? तो कंपनी मीन्स एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर्म्ड फॉर द पर्पस ऑफ रनिंग एनी लीगल बिजनेस। इसका मतलब कंपनी केवल और केवल काहे के लिए बनाई जाती है? बिजनेस करने के लिए बनाई जाती है। इसका मतलब अगर हम कोई एसोसिएशन बना रहे हैं, हमने कंपनी बनाई और कंपनी बनाकर अगर हम बिजनेस नहीं कर रहे हैं, आपकी कंपनी बंद कर दी जाएगी, क्योंकि आपकी कंपनी बनाई काहे के लिए है? बिजनेस करने के लिए। और अगर आप बिजनेस नहीं कर रहे हो तो कंपनी बनाने का आपका कोई पर्पस नहीं है। ये हमने सिंपल पढ़ा। अब हमने बोला कि कंपनी होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कंपनी क्या होती है? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो अब हम ये देखते हैं कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते कितने के हैं, हमारे पास ऐसे कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि हम बिजनेस चलाने के लिए ऐसे और कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी जैसे और कौन कौन से ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है। जनरल डिस्कशन है। तो अब हम सबसे पहले यही देखते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कितने तरह के होते हैं। हम सबसे पहले यही देखते हैं कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कितने तरह के होते हैं। तो ब्रॉडली अगर देखा जाए तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन तो बहुत तरह के हो गए। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब समझ में आया ना आपको? एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो बिजनेस चला रहा है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो बिजनेस चला रहा है। तो ऐसे कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनके थ्रू हम बिजनेस चला सकते हैं, वो सभी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की कैटेगरी में आ जाएंगे, है ना। तो अब हम ये देखते हैं कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कितने तरह के होते हैं। तो ब्रॉडली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। ब्रॉडली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को हम दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर रहे हैं। एक होता है कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एक होता है नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। एक तो क्या होता है बेटा? कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा होता है नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब बोले ये दो अलग अलग कैटेगरी क्यों बनाई हैं? तो बोले कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वो होते हैं जिनका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है। कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वो होते हैं जिनका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है। जब तक आप इनका रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हो, ये ऑर्गेनाइजेशन बनाकर आप बिजनेस नहीं कर सकते। जब तक आप इनका रजिस्ट्रेशन नहीं कराओगे, आप ऑर्गेनाइजेशन बनाकर बिजनेस नहीं कर सकते। आप समझे मेरी बात? नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? बोले जिनका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है। कॉर्पोरेट का उल्टा, नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? बोले जिनका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। बोले क्या मतलब? बोले अगर ऐसे ऑर्गेनाइजेशन मुझे बनाने हैं जो बिना रजिस्ट्रेशन के मैं चला सकूं, मुझे गवर्नमेंट के पास उनका रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना, मुझे किसी अथॉरिटी के पास उनका रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है क्योंकि लॉ में रिक्वायर्ड नहीं है, तो वो होते हैं नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। आप समझे मेरी बात? तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दो तरह के हो गए। एक होता है कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एक होता है नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जो कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें उन ऑर्गेनाइजेशन को इंक्लूड किया है जिनका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, जबकि नॉन कॉर्पोरेट के अंदर उन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को इंक्लूड किया है जिनका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। हमारी इच्छा, श्रद्धा और भक्ति हो तो हम रजिस्ट्रेशन करवाएं, अदरवाइज रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी नहीं है। ये चीज आई समझ में अपने को, है ना। तो कॉर्पोरेट के अंदर कौन कौन से आते हैं? तो बोले कंपनी आती है, हमने पढ़ा है फाउंडेशन के अंदर, CA-CET के अंदर कंपनी का रजिस्ट्रेशन क्या होता है? कंपलसरी होता है, मैंडेटरी होता है, ऑब्लिगेटरी है, बिना रजिस्ट्रेशन के कंपनी नहीं चला सकते। फिर LLP होती है, LLP का रजिस्ट्रेशन भी क्या होता है? कंपलसरी। LLP मतलब क्या हुआ? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। LLP मतलब क्या हुआ? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। मतलब एक ऐसी पार्टनरशिप जिसके पार्टनर्स की लायबिलिटी कैसी है? लिमिटेड। एक ऐसी पार्टनरशिप जिसके पार्टनर्स की लायबिलिटी कैसी है? लिमिटेड। पार्टनर्स की लायबिलिटी कैसी होती है? अनलिमिटेड। पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर्स की लायबिलिटी कैसी होती है? अनलिमिटेड। ये वो पार्टनरशिप फर्म नहीं है, ये LLP है, ये लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है। एक ऐसी पार्टनरशिप है जिसके पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है।
बताता हूं इसके बारे में भी। फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है जो म्यूचुअल असिस्टेंस प्रिंसिपल पर काम करती हैं। ये म्यूचुअल असिस्टेंस प्रिंसिपल पर काम करती हैं। म्यूचुअल असिस्टेंस प्रिंसिपल मतलब एक दूसरे को हेल्प करने के लिए, है ना। बताता हूं मैं। तो हमने क्या बोला कि दो तरह के ऑर्गेनाइजेशन हो गए, एक हो गए कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा हो गया नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बोले कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या? बोले जिनका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है। बोले इसमें कौन कौन आएंगे? बोले कंपनी आएगी जिसका रजिस्ट्रेशन कंपनीज एक्ट 2013 में जरूरी है। बोले एलएलपी आएगी जिसका रजिस्ट्रेशन एलएलपी एक्ट 2008 में जरूरी है। बोले कोऑपरेटिव सोसाइटी आएगी जिसका रजिस्ट्रेशन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 में कंपलसरी है। ठीक है। तो बोले नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या? तो बोले जिनका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता है। नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या? बोले जिनका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता है। और जिनका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता है उनमें कौन कौन आती है? तो हमने 11th क्लास से पढ़ा है सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब क्या? तो भाई अकेला व्यक्ति होता है जो सारी कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है, जो सारा प्रॉफिट उसी का होता है, सारा लॉस उसी का होता है, सारा बिजनेस उसे मैनेज करना है, सारे काम उसे मैनेज करने, बिजनेस की सारी रिस्क उसी की है, तो बिजनेस का सारा प्रॉफिट भी उसी का है। सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ी ना। मैं यहाँ केवल ब्रीफ डिस्कशन कर रहा हूं क्योंकि एकदम हमें बेसिक से लेना है, एकदम बेसिक से, और एकदम बेसिक से जाकर हाइट तक जाना है। पूरा डिटेल में पढ़ना है बट एकदम बेसिक से। ठीक है। भले ये चीज आप पढ़कर आए हो बट जितना मुझे डिस्कस करना है आपके साथ वो मैं करूंगा। फिर हम पूरी डिटेल तो कंपनी की पढ़ेंगे, बाकी पांचों की मैं आपको केवल एक बेसिक चीजें डिस्कस कर रहा हूं, बाकी पूरी डिटेल तो हम कंपनी की पढ़ेंगे। तो हमने बोला सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है? बोले सोल प्रोप्राइटरशिप में एक अकेला पर्सन होता है जो सारी कैपिटल लगाता है, सारा बिजनेस अकेला मैनेज करता है, सारे काम अकेले करता है, सारा प्रॉफिट उसका है, सारा लॉस उसका है, सारी चीजें उसी की तो है, सारा रिस्क उसी का तो है। तो जहां स्मॉल लेवल पर हम काम कर रहे हैं, जहां वो छोटे लेवल पर काम कर रहे हैं, जहां वर्कलोड ज्यादा नहीं है, जहां एक ही पर्सन सारी चीजों को मैनेज कर सकता है, तो वहां हम क्या बनाते हैं? वहां हम सोल प्रोप्राइटरशिप बनाते हैं। बट जैसे हमारा बिजनेस ग्रो करता है, ग्रो किया तो हमें और पर्सन्स की जरूरत हुई, और फंड की जरूरत हुई, हो सकता है रिस्क इतनी हो कि हम अकेले बियर ना कर सकते हो, तो सेकंड फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आ जाता है पार्टनरशिप फर्म, जिसमें मिनिमम 2 हो जाते हैं, मैक्सिमम कितने हो जाते हैं? 50। सेंट्रल गवर्नमेंट परमिट कर सकती है कहां तक? तो बोले 100 तक परमिट कर सकती है, पढ़ा है हमने। ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में अब यहां क्या हो गए? 2 जने हो गए। अच्छा, सोल प्रोप्राइटर भी हमने बिजनेस करने के लिए बनाया, पार्टनरशिप फर्म भी हम काहे के लिए बना रहे हैं? बिजनेस करने के लिए। पार्टनरशिप फर्म का बनाने का पर्पस क्या है हमारा? डांस करना? नहीं, बिजनेस करना ही तो है। हम 4 लोग क्यों इकट्ठे हुए हैं? ब्रेक डांस करने के लिए? नहीं, बिजनेस करने के लिए तो हुए हैं। तो क्योंकि हम बिजनेस करना चाहते हैं तो हम सब साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, वो हो गई पार्टनरशिप फर्म। बट पार्टनरशिप फर्म का भी रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है। हमने पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा है 12th के अंदर, उसमें क्या पढ़ा था? पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है, एडवाइजरी है, करवा लेना चाहिए। अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो आपको कई सारे बेनिफिट मिलते हैं, अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हो तो वो बेनिफिट आपको नहीं मिलेंगे। सीधी सी बात है, आप समझे मेरी बात? तो पार्टनरशिप हो, सोल प्रोप्राइटर हो, बनाया बिजनेस करने के लिए है, रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है। ठीक इसी तरह होता है एक एचयूएफ। एचयूएफ का मतलब क्या? हाँ बोलो, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। मैं फुल फॉर्म नहीं पूछ रहा हूं आपसे। एचयूएफ मतलब एक ऐसी हिंदू फैमिली, एचयूएफ मतलब एक ऐसी हिंदू फैमिली जो अपने फैमिली मेंबर्स के साथ मिलकर बिजनेस चला रहे हैं। एचयूएफ भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, पार्टनरशिप भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन मतलब क्या पता है मैंने आपको? जहां भी 2 या ज्यादा पर्सन हो जाते हैं वो क्या हो जाता है? एसोसिएशन ऑफ पर्सन। तो एचयूएफ भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, बट हर एसोसिएशन ऑफ पर्सन कंपनी नहीं होगा, बताता हूं मैं। तो एचयूएफ एक ऐसा एसोसिएशन ऑफ पर्सन है जिसमें आउटसाइडर नहीं होते हैं, जिसमें सब फैमिली मेंबर ही होते हैं, और वो फैमिली मेंबर मिलकर बिजनेस को चला रहे हैं।
आप समझे मेरी बात। HUF भी एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन ही है, जिसमें आउटसाइडर नहीं होता है, जिसमें केवल कौन होते हैं, फैमिली मेंबर्स होते हैं। जैसे शर्मा जी हैं, हिंदू हैं, अब वो चाहते हैं बिजनेस करना, बट वो केवल अपने फैमिली मेंबर्स के साथ मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, वो केवल अपने फैमिली मेंबर्स के साथ मिलकर बिजनेस कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में शर्मा जी का क्या कहलाएगा, HUF कहलाएगा। और अगर शर्मा जी का क्या हो गया बेटा, HUF हो गया, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर उन पर हिंदू लॉ एप्लीकेबल होता है। उनके ऊपर कंपनीज एक्ट नहीं लगता है, उनके ऊपर पार्टनरशिप एक्ट नहीं लगता है। HUF is governed by हिंदू लॉ, एंड हिंदू लॉ में कहीं नहीं बोला है कि HUF को आपको क्या करवाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन, ऐसा कहीं नहीं दिया है। कहां पर, हिंदू लॉ के अंदर। तो HUF बनाया काहे को, बोले बिजनेस करने के लिए बनाया ना यार। HUF बनाने का पर्पस क्या था, बोले बिजनेस करना था ना, हमने तो बिजनेस करने के लिए ही बनाया ना HUF। तो सीधे सीधे से आप सोल प्रोप्राइटरशिप बनाओ, आप पार्टनरशिप बनाओ, आप HUF बनाओ, तीनों का एक ही पर्पस है, बिजनेस करना। तीनों के अपने एडवांटेज हैं, अपने डिसएडवांटेज हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए आप सुटेबल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आपके बिजनेस के लिए चूज कर सकते हो। आपको लगता है बहुत छोटे लेवल पर हम काम कर रहे हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप इज बेस्ट ऑप्शन, हमें लगता है नहीं, हमें तो बड़े स्केल पर, थोड़ा सा लार्ज स्केल पर जाना है, मीडियम स्केल पर जाना है, तो बोले पार्टनरशिप बेस्ट है अगर आप किसी के साथ मिलकर काम करना चाहते हो तो। लेकिन हम आउटसाइडर को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम तो केवल फैमिली वाले हैं, फैमिली वाले मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, तो आप HUF बना सकते हो अगर आप हिंदू हो तो। आपको समझ में आया। तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 से गवर्न होता है, HUF हिंदू लॉ से गवर्न होता है, एंड दोनों में ही कहीं नहीं लिखा है कि आपको क्या करवाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी नहीं है, बट करते तो बिजनेस है ना। तो ये क्या हो गए, बोले ये नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो गए, ऐसे बिजनेस हो गए जिसमें रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं है। मेरी इच्छा है बिजनेस करने की तो मैं सोल प्रोप्राइटरशिप बनाकर बिजनेस कर सकता हूं, मुझे कोई नहीं रोक सकता, बट उसके अपने एडवांटेज हैं, अपने डिसएडवांटेज। मेरी इच्छा है तो मैं पार्टनरशिप फर्म बनाकर बिजनेस कर सकता हूं, मुझे कोई नहीं रोक सकता, बट उसके अपने फायदे हैं, अपने नुकसान। अगर देखा जाए तो इनका सबसे बड़ा नुकसान, अगर देखा जाए तो इनका सबसे बड़ा नुकसान है अनलिमिटेड लायबिलिटी का। अनलिमिटेड लायबिलिटी मतलब क्या, पर्सनल लायबिलिटी। सबसे बड़ा ड्रॉबैक, नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि उसमें अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी मतलब कल से अगर पार्टनरशिप फर्म या HUF क्या हो गया, बिजनेस उनका बंद हो गया, लॉस हो गया बिजनेस में बहुत, तो बिजनेस की असेट्स तो बिकेगी ही, बिजनेस की असेट्स तो बिकेगी ही, उसके साथ साथ पार्टनर्स की पर्सनल असेट्स भी बिक जाएगी। फर्म की लायबिलिटी का पेमेंट करने के लिए पार्टनर्स की पर्सनल असेट्स भी बिक जाएगी। आप समझे मेरी बात। तो ये होती है पर्सनल लायबिलिटी। पर्सनल लायबिलिटी मतलब जितना आपने बिजनेस में लगा दिया है वो तो बिजनेस की एसेट हो गई, उसकी रिस्क तो है ही, बट अगर आपका बिजनेस डूब गया, भगवान न करे आपका बिजनेस डूब गया, तो फिर जो कम पड़ रहा है वो आपकी पर्सनल असेट को सेल करके रियलाइज करवाया जाएगा। दैट इज पर्सनल लायबिलिटी। जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, भले ही रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, बट सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि आपकी लायबिलिटी कैसी है, तो बोला आपकी पर्सनल लायबिलिटी रहेगी। यू विल बी पर्सनली लायबल फॉर द पेमेंट ऑफ डेब्ट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। आप समझे मेरी बात। इस डिसएडवांटेज को अगर हमें अवॉइड करना चाहते हैं तो फिर हम कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे जाएं जहां पर लायबिलिटी लिमिटेड होती है। हम कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे जाएं जहां पर लायबिलिटी लिमिटेड होती है। अब हम इन तीन का डिस्कस करते हैं। बोले कॉपरेटिव सोसाइटी क्या, कॉपरेट करना मतलब समझते हो आप,
कॉपरेट करना मतलब समझते हो? कॉपरेट करना मतलब एक दूसरे को असिस्ट करना। कॉपरेट करना मतलब एक दूसरे को असिस्ट करना। तो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है उनका बेसिक ऑब्जेक्ट म्यूचुअल असिस्टेंस होता है। उनका बेसिक ऑब्जेक्ट म्यूचुअल असिस्टेंस होता है। बोले म्यूचुअल असिस्टेंस मतलब क्या? तो बोले वो एक दूसरे को हेल्प करके एक दूसरे के साथ मिलकर बिजनेस चलाने के लिए बनाई जाती हैं। बट बनाई तो बिजनेस करने के लिए ही जाती है। क्या मतलब? मैं मेरा बिजनेस अलग कर रहा हूं, आप मान लो 25 लोग आप अपना बिजनेस अलग कर रहे हो, हम आपस में 26 एक दूसरे के साथ कंपटीशन कर रहे हैं। भले हम छोटे छोटे लेवल पर काम कर रहे हैं बट अलग अलग बिजनेस कर रहे हैं, तो एक दूसरे के साथ हमारा कंपटीशन है नहीं क्या है? हमने सोचा क्यों ना कंपटीशन खत्म करें, मिलकर काम करते हैं। तो हमने क्या बना ली? एक दूसरे को असिस्ट करने के लिए, म्यूचुअल असिस्टेंस समझते हो ना, एक दूसरे को असिस्ट करने के लिए अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी बना ली। नाम से ही क्लियर है, कोऑपरेटिव मतलब कोऑपरेट करना, एक दूसरे को असिस्ट करना, ना कि कॉम्पीट करना। तो हमने एक दूसरे के साथ मिलकर बिजनेस करने के पर्पज से कोऑपरेटिव सोसाइटी बना ली। बहुत अच्छी बात है। बट कर तो क्या रहे हैं? बिजनेस। लेकिन अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी बना रहे हो तो आपको उसका रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, मैंडेटरी है। बिना रजिस्ट्रेशन के आप कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं चला सकते हैं। आप समझे मेरी बात? फिर होता है एलएलपी। ये बहुत रिसेंट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। एलएलपी जो है ये बहुत रिसेंट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। बोले क्या मतलब हुआ? तो बोले एलएलपी मतलब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। एलएलपी मतलब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, एक ऐसी पार्टनरशिप जिसके पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। एक ऐसी पार्टनरशिप जिसके पार्टनर्स की लायबिलिटी कैसी होती है? लिमिटेड होती है। जबकि अभी हमने पढ़ा कि जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 वाली होती है, जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 वाली होती है, उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 वाली होती है उनकी लायबिलिटी कैसी होती है? तो बोले अनलिमिटेड होती है। जबकि जो एलएलपी होती है, जबकि जो क्या होती है बेटा? एलएलपी होती है। तो एलएलपी के पार्टनर्स की लायबिलिटी कैसी होती है? लिमिटेड। एलएलपी एक तरह से कंपनी और पार्टनरशिप का हाइब्रिड होता है। एलएलपी एक तरह से कंपनी और पार्टनरशिप का हाइब्रिड होता है। हाइब्रिड होता है मतलब वो दोनों का मिक्स वेज है। अरे हमें तो मिक्स वेज ही पसंद आता है ना। क्या कि बोले फॉर्मेलिटी पार्टनरशिप की रखी है और एडवांटेज काय के दे दिए? बोले कंपनी के दे दिए एडवांटेज। एलएलपी के बारे में पढ़ने को मिलेगा आपको एसबीईसी के अंदर, जो आपका पेपर है। ठीक है, यहां तो कंपनी लॉ है, प्योरली हम कंपनी लॉ पढ़ेंगे और कंपनी सेक्रेटरी के बारे में पढ़ेंगे कंपनी लॉ के अंदर। तो आप समझे मेरी बात? तो यहां पर एलएलपी बनाने के लिए भी रजिस्ट्रेशन जरूरी है एंड ये रिसेंट एक्ट है, 2008 का एक्ट है। एंड फाइनली आती है हमारी कंपनी, जिस पर लगता है कंपनीज एक्ट 2013। उसकी डिटेल मैं लीगल डेफिनेशन के साथ ही पढ़ा रहा हूं। यहां तक समझ में आया? अब अगर हम फटाफट से एक बार रिकैप कर लें, रिवाइज कर लें आप मेरे साथ, तो बहुत अच्छा रहेगा, है ना। तो हमने कंपनी का क्या पढ़ा? जनरल मीनिंग। ये सब तो मैंने आपको क्या बताया? कंपनी की क्या होती हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। कंपनी मतलब एक्चुअली क्या होता है? बोलो। हाँ बोलेंगे मेरे साथ? एसोसिएशन ऑफ पर्सन होता है, जो क्या किया जाता है? फॉर्म किया जाता है। काई के लिए किया जाता है? बोले लीगल बिजनेस को चलाने के लिए। बोले कंपनी बनाने का पर्पस क्या होता है? लीगल बिजनेस। तो एक ऐसा एसोसिएशन जो हमने लीगल बिजनेस चलाने के लिए बनाया है वो कंपनी कहलाता है। बोल के बताओ जल्दी से। हाँ, एक ऐसा एसोसिएशन जो हमने लीगल बिजनेस चलाने के लिए बनाया है वो कंपनी कहलाता है। फिर हमने बोला बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कितने तरह के होते हैं? तो बोले बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 2 तरह के होते हैं। कौन कौन सा हो गया? कॉर्पोरेट हो गया और नॉन कॉर्पोरेट हो गया। कॉर्पोरेट मतलब क्या? बोलो जल्दी से। बोले रजिस्ट्रेशन कंपलसरी। नॉन कॉर्पोरेट मतलब रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। ठीक है, फिर हमने बोला कॉर्पोरेट में कंपनी, एलएलपी, सोसाइटी आती है। नॉन कॉर्पोरेट के अंदर या, ठीक है। अब मैं आपको कंपनी की लीगल डेफिनेशन से पढ़ाता हूं। अब हम लीगल डेफिनेशन पढ़ रहे हैं कंपनी की। नाउ विल स्टडी लीगल डेफिनेशन ऑफ कंपनी।
लीगल डेफिनेशन मतलब वो डेफिनेशन जो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर दी है। लॉफुल डेफिनेशन मतलब जो किसी लॉ के द्वारा दी गई है। तो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर क्या लीगल डेफिनेशन दी है वो हम डिस्कस कर रहे हैं, है ना। फिर हम आ जाएंगे पार्ट बी के ऊपर। पार्ट बी मतलब हमारे डायरेक्टर्स वाले चैप्टर के ऊपर, ठीक। अब इनका कहने का मतलब पड़ रहा है, बोले कंपनी मीन्स वो कंपनी होती है, कंपनी मीन्स वो कंपनी होती है जो इनकॉर्पोरेट की गई हो। इनकॉर्पोरेट की गई हो मतलब फॉर्म की गई हो, फॉर्म की गई हो मतलब रजिस्टर्ड की गई हो, है ना। वापस से ये बोल रहे हैं, कंपनी मतलब एक ऐसी कंपनी होती है या वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन कंपनी कहलाएगा, वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन कंपनी कहलाएगा जिसका इनकॉर्पोरेशन या तो इस एक्ट में हुआ हो। दिस एक्ट मतलब हम कौन सा एक्ट पढ़ रहे हैं, तो बोले कंपनीज एक्ट 2013, तो बोले इसमें हुआ हो। इस तरह से इंटरप्रिटेशन हमें सीखना है, मैं प्लेन पढ़ना नहीं है, मैं सिंपल वर्ड में आपको समझाऊंगा तो सही, बट मेनली वर्ड्स के मीनिंग किस तरह से निकाले जाते हैं वो इंटरप्रिटेशन सीखना है। क्योंकि होता क्या है बेटा, लॉ तो चेंज होता रहता है। अब अगर लॉ में फ्यूचर के अंदर कोई चेंज आया, आप कंपनी सेक्रेटरी बन गए, वहां फिर उसके बाद लॉ में कोई चेंज आया तो वापस आकर मेरी क्लास अटेंड करोगे क्या? मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे को तो फीस मिलेगी, कर लेना। बट ऑब्वियसली हम प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। तो लॉ हम खुद पढ़ सकें, खुद इंटरप्रीट कर सकें, ये पॉसिबिलिटी, ये एबिलिटी हमारे में क्रिएट करनी है हमें। तो किस वर्ड को किस तरह से इंटरप्रीट करते हैं, जहां क्या लिखा उसका मतलब क्या होता है, वो मैं आपको पढ़ाता जाऊंगा, समझाता जाऊंगा धीरे धीरे। हम बहुत कन्वीनियंट स्पीड पे चलेंगे, कोई भागा दौड़ी नहीं है। हालांकि आपका सिलेबस बहुत ज्यादा है, मुझे 5 महीने लगेंगे खत्म करने में। रोज 1 आवर, संडे की छुट्टी अगर मान के चलें, रोज 1 घंटा पढ़ोगे तब जाकर 5 महीने में आपका सिलेबस खत्म होगा। सिलेबस इतना ज्यादा है, बट मैं बहुत कन्वीनियंटली, बहुत आराम से पढ़ाऊंगा। मैं सिलेबस कंप्लीट करने के लिए नहीं पढ़ाऊंगा, मैं इस पर्पज से पढ़ाऊंगा कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हों। भले थोड़ा ज्यादा टाइम लगता हो तो लगे, बट आपकी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होना चाहिए, तब मजा आएगा। चीज आई समझ में। हम सिलेबस कंप्लीट करने के लिए नहीं पढ़े, सिलेबस कंप्लीट करना है हमारा टारगेट, बट हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो, उन पर हम ज्यादा स्ट्रेस करेंगे। तो हमें क्या बोला, ये बोल रहे हैं कंपनी मीन्स अ कंपनी विच वाज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। अंडर दिस एक्ट मतलब इस एक्ट के अंदर। हम कौन सा एक्ट पढ़ रहे हैं, कंपनीज एक्ट 2013। तो बोले वो ऑर्गेनाइजेशन, वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन कंपनी कहलाएगा, वो ऑर्गेनाइजेशन, वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन कंपनी कहलाएगा जिसका इनकॉर्पोरेशन मतलब फॉर्मेशन, फॉर्मेशन मतलब जिसे बनाया गया हो, फॉर्मेशन मतलब जिसे बनाया गया हो, विच वॉज मेड, कहां बनाया गया हो, तो बोले इस एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली। इस एक्ट मतलब कंपनीज एक्ट 2013। बोले क्या मतलब हुआ, तो बोले अगर आप किसी एसोसिएशन ऑफ पर्सन को कंपनी बनाना चाहते हो, कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड करवाना चाहते हो, तो आप कंपनीज एक्ट 2013 के जो प्रोविजन है वो प्रोविजन कंप्लाई करो। उन प्रोविजंस को कंप्लाई करके आप उसका क्या करवा लो, रजिस्ट्रेशन करा लो। किसके पास करा लो, तो बोले आरओसी नाम की एक अथॉरिटी होती है, रजिस्टर ऑफ कंपनीज, उसके पास करा लो, तो वो ऑर्गेनाइजेशन आपका क्या बन जाएगा, कंपनी बन जाएगा। ये डेफिनेशन बेटा यही बताती है कि कंपनी होने के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है। ये डेफिनेशन यही बताती है क्या, कि कंपनी होने के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है। लिखा है ना इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन मतलब क्या बताया मैंने, फॉर्मेशन मतलब क्या बताया मैंने, रजिस्ट्रेशन। तो इसलिए तो अभी हमने पढ़ा था कि कंपनी क्या है, कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मतलब जिसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है। क्या रजिस्ट्रेशन कंपलसरी कंपनी का, हाँ। बोले कहां लिखा है, बोले ये सेक्शन दिया है ना, सेक्शन 2 सबसेक्शन 20, कंपनीज एक्ट की डेफिनेशन का सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 दिया ना। सेक्शन नंबर बेटा आपको लर्न करना पड़ेगा। अगर आप मेरे साथ रोज के सेक्शन बोलते जाओगे लर्न हो जाएंगे। एंड प्रिंसिपल बना लो, रोज के 3 सेक्शन नंबर हम याद करेंगे, रोज के 3 सेक्शन नंबर हम याद करेंगे। रोज के 3 सेक्शन नंबर आपने याद कर लिए तो बेटा महीने के हो जाएंगे 90 एंड 5 महीने के हो जाएंगे 450। टोटल सेक्शन ही 470 है। 3 भी अगर आपको ज्यादा लग रहा, आप 2 सेक्शन रोज के याद कर लो, केवल 2 सेक्शन नंबर, पढ़ना तो पूरा जितना मैं पढ़ा रहा हूं, 2 सेक्शन नंबर रोज के याद कर लो, ठीक है। तो महीने के कितने हो जाएंगे 60 एंड 5 महीने के कितने हो जाएंगे 300।
सफिशिएंट है इस लेवल पर, बहुत सफिशिएंट है आपके लिए। बट हाँ, क्योंकि जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि कंपनी लॉ में लेवल ऑफ नॉलेज, एक्सपर्ट नॉलेज रिक्वायर्ड है, एडवांस नॉलेज रिक्वायर्ड है, बेटा आपको सेक्शन लर्न करना चाहिए। जिगल में आप मत करो, कर जाएगा, ईबीसीएल में आप मत करो, चल जाएगा, बट यहाँ आपको लर्न करना है। ये हमारा मेन लॉ है, ये हमारी ब्रेड एंड बटर डिसाइड करेगा फाइनली। समझे मेरी बात? तो सेक्शन नंबर हम इसी स्टेज से लर्न करना चालू कर देंगे। मेरे साथ आप रिवाइज करते जाओगे, जो टेक्निक्स मैं आपको बता रहा हूं टेक्निक्स को अडॉप्ट करते जाओगे, याद रहेगा। तो कंपनी मतलब 220, कंपनी मतलब 220, ऐसे याद करो एक लाइन में। ऐसे याद नहीं रखना कंपनी की डेफिनेशन सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 में है, कंपनी की डेफिनेशन सेक्शन 2 सब नहीं, थोड़ा कॉमिक बना के याद करें। कंपनी मतलब 220, 2020, 220। ये जो स्टार्टिंग में लिखा होता ना, ये समझेंगे। ये जैसे लिखा ना सेक्शन, किसको हम सेक्शन बोलते हैं, किसको सब सेक्शन बोलते हैं, तो ये स्टार्टिंग वाला होता ना बेटा, ये होता है सेक्शन। हमें बेसिक से पढ़ना है एकदम, भले आपने पढ़ी होगी ये चीज, बट मैं बताऊंगा। तो ये स्टार्टिंग वाला होता है सेक्शन, फिर इसके बाद जो आता है वो कहलाता है सब सेक्शन। इसके बाद भी कुछ हो सकता है, इसके बाद वाला कहलाता है क्लॉज। इसके बाद भी कुछ हो सकता है तो ये कहलाता है सब क्लॉज। ठीक है, तो ये हमें इंटरप्रीट करते आना चाहिए, इसलिए बोलते हैं सेक्शन 2, सब सेक्शन 20, क्लॉज फर्स्ट, सब क्लॉज ए। अगर ऐसा पूरा बोलना है तो आगे जो बड़े बड़े सेक्शंस आएंगे उसमें पूरी चीज मिलेगी। अभी तो हम सेक्शन 2 स्टार्ट। अच्छा, सेक्शन 1 जो होता है ना, हर एक्ट का जो सेक्शन 1 होता है उसमें सेक्शन एक्ट का नाम लिखा होता है। हर एक्ट का जो सेक्शन 1 होता है ना बेटा, उसमें एक्ट का क्या लिखा होता है, नाम लिखा होता है, एंड वो एक्ट कब कमेंस हुआ था ये लिखा होता है। तो सेक्शन 1 के अंदर लिखा हुआ है यहाँ पर भी क्या, कि इसका नाम क्या है, कंपनीज एक्ट 2013। ये कब से आया, बोले सितंबर 2013 से आया, और ये किन किन के ऊपर एप्लीकेबल होगा ये बताया। एंड सेक्शन 2 जो होता है हर एक्ट का 99.9% केसेस में, उसमें क्या रहती है, डेफिनेशंस रहती है। समझ में आ रहा ना आपको? एक तरीका बता रहा हूं क्या, ये रिकॉल करने का कि सेक्शन जो है, सॉरी डेफिनेशन जो है, वो हमेशा सेक्शन 2 में ही रहती है 99.9% केसेस में। कुछ एक्ट हैं जिसमें 3 में भी हैं, बट आप मान के चलो 99.9% केसेस में इसी टेक्निक्स हम बनाते हुए चलेंगे क्या, सेक्शंस की जो सॉरी डेफिनेशन जो होती है ना किसी भी एक्ट में, वो सेक्शन 2 में होती है, और उसके सब सेक्शन अलग अलग होते जाते हैं, सब सेक्शन आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो 2 तो याद रख लें, डेफिनेशन कहां दी है, 2 में दी होगी। अब ये 20 है, ये क्या है, 20 है, तो हमने कंपनी की डेफिनेशन याद रख ली। कंपनी की डेफिनेशन क्या है, 220। 2 तो हमेशा, अब हमेशा याद रहना चाहिए हमें कि डेफिनेशन 2 आ गया ना, मतलब वो डेफिनेशन ही है 99.9% केसेस में। आप समझे मेरी बात? अब तो ये स्टार्टिंग वाला बेटा क्या कहलाता है, सेक्शन, ये हमें प्रोनाउंस करते मालूम होना चाहिए। फिर ये क्या होता है, सब सेक्शन, ये होता है क्लॉज, फिर ये क्या होता है, सब क्लॉज। इसके बाद कुछ नहीं होता, इन 4 में ही सब कुछ सिमट जाता है। क्लियर हुआ ये? तो जैसे ये हम पढ़ रहे हैं, तो ये हुआ सेक्शन 2 सब सेक्शन 20। आप सीधे इतना भी लिखते हो ना एग्जाम में 220 चलेगा। आप पूरा लिखना चाहो तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 20। आप पूरा इस तरह से भी लिख सकते हो क्या, इस सेक्शन 2 सब सेक्शन 20। ये चीज आई समझ में? आप सीधे इतना भी लिख सकते हो, सेक्शन, ये चीज आई समझ में? ये ध्यान रखना है बेटा कि सेक्शन जो है ना, ये ब्रैकेट में नहीं लिखा है, तो इसको ब्रैकेट में नहीं लिखना है, ये गलती करते हैं अपन। फिर ये तीनों ब्रैकेट में है ना, अलग अलग है ना, इनको अलग अलग ही ब्रैकेट में लिखना है, इनको एक साथ नहीं लिख देना। ऐसे नहीं लिख देंगे कि 20 हमने ब्रैकेट कॉमन ले लिया सबका, नहीं, गलत हो जाएगा, है ना। तो ये सेपरेट ब्रैकेट है, ये सेपरेट ब्रैकेट है, ये सेपरेट ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट में नहीं है, इसे ब्रैकेट में नहीं लिखें। पहला पॉइंट समझ में आया? फिर मैंने क्या बोला, ये ए जो है ना, ये स्मॉल ए है, कैपिटल नहीं है ना, तो इसे स्मॉल ही लिखना है, इसे कैपिटल नहीं कर देंगे। ऐसा नहीं कि हम यूं लिख रहे हैं,
ये रोमन में है, इसे रोमन में लिखना है, इसे एक नहीं लिख देना है, लॉ है, जैसा है वैसा ही लिखना है। आप समझे ना मेरी बात? तो आप चाहो तो पूरा लिखो, सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, ये सब पूरा लिखो अगर ज्यादा टाइम पास करना है तो। नहीं तो ब्रीफ में आपने लिख दिया, इसके आगे केवल सेक्शन लिख दो, बाकी सब हो जाता। ये समझ में आया? तो ये ध्यान रखना है, जहां ये स्मॉल में लिखा है वहां स्मॉल में ही लिखना है, कैपिटल नहीं लिखना है। ये रोमन है तो रोमन ही लिखना है, ये जैसा है ये अलग अलग ब्रैकेट में, अलग अलग ब्रैकेट में, ये ब्रैकेट में नहीं है, इसको ब्रैकेट में नहीं लिखना है। हाँ, आप एंड में लिखते हैं तो ये पूरा ब्रैकेट एक बना सकते हैं पूरे ब्रैकेट में डालने के लिए, अदरवाइज नहीं। ठीक, तो हम बोला कि ये हमने पढ़ना सीखा कि सेक्शन कैसे पढ़ते हैं अपन। अब ये है कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर बनाई गई हो। बेटा कंपनीज एक्ट यहां तक वापस लेते हैं एक बार। तो लीगल डेफिनेशन में हमने पढ़ा, वो ऑर्गेनाइजेशन कंपनी कहलाएगा जिसका इनकॉर्पोरेशन, वो ऑर्गेनाइजेशन कंपनी कहलाएगा जिसका इनकॉर्पोरेशन कहां हुआ हो, दिस एक्ट मतलब कंपनीज एक्ट 2013 में। अब बेटा कंपनीज एक्ट 2013 तो 2013 में आया, तो क्या उसके पहले कंपनियां नहीं होती थी? आप समझे मेरी बात? क्या 2010 में मैं कंपनी नहीं बना सकता था? बना सकता था ना, बट 2010 में ये वाला एक्ट तो था ही नहीं। तो बोले उस समय जो एक्ट था ना कंपनी से रिलेटेड, उस समय जो एक्ट था ना उसमें रजिस्ट्रेशन करा लो। बोले क्या मतलब? ये लिखा है ना एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, इसका मतलब क्या? एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, इसका मतलब क्या? तो बोले ये एक्ट आने के पहले, कंपनीज एक्ट 2013 आने के पहले कंपनीज को रेगुलेट करने का जो भी लॉ होता था, कंपनीज एक्ट 2013 आने के पहले कंपनीज को रेगुलेट करने का जो भी लॉ होता था, आप उसमें इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन करा लो, बट करा लो यार। क्या मतलब? तो जैसे 2013 के पहले कौन सा एक्ट लगता था? कंपनीज एक्ट 1956, आप उसमें रजिस्ट्रेशन करा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1956 वाला एक्ट हमारे कंपनीज एक्ट 2013 के पहले था, तो 1956 वाले एक्ट में रजिस्टर, जैसे मान लो 1980 में किसी को कंपनी बनानी थी तो ये था ना 1956 वाला एक्ट, 2005 में किसी को कंपनी बनानी थी तो ये था ना 1956 वाला एक्ट। तो लिखा ना एनी प्रीवियस लॉ, मतलब कंपनीज एक्ट 2013 आने के पहले, कंपनीज एक्ट 2013 आने के पहले अगर किसी ने कंपनी बनाई तो उस समय जब कंपनी बनाई थी जो भी लॉ होता था उसमें आपने क्या करवाया हो? रजिस्ट्रेशन। बट आपने रजिस्ट्रेशन कराया हो, आपने इनकॉर्पोरेशन कराया। इवन 1956 के पहले भी 1929 के अंदर, 1826 के अंदर, बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। अच्छा, इंडिया की पहली कंपनी कौन सी थी? ईस्ट इंडिया कंपनी। अंग्रेज आए थे इंडिया में बिजनेस करने के लिए, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी हो तो अंग्रेज आए थे इंडिया में बिजनेस करने के लिए। काहे का बिजनेस करने के लिए? तो बोले अपनी रानी के बिहाफ पर बिजनेस करने आए थे ना अंग्रेज। तो वो कंसेप्ट 200-250 साल पुराना है, आज का कॉन्सेप्ट थोड़ी है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जब आपने कंपनी बनाई थी ना, तो उस समय कंपनी को बनाने का जो भी एक्ट होता था, आपने उसमें इनकॉर्पोरेशन कराया हो, बट इनकॉर्पोरेशन कराना मैंडेटरी है, बिना रजिस्ट्रेशन के कंपनी नहीं बनती है। आपको समझ में आई मेरी बात? तो सीधे सीधे शब्दों में ये कह रहे हैं कि कंपनी मतलब एक ऐसा एसोसिएशन जो कि इनकॉर्पोरेट किया गया हो, इनकॉर्पोरेट मतलब बनाया गया हो, बनाने के साथ रजिस्टर्ड किया गया हो। बोले कहां पर? बोले या तो इस एक्ट के अंदर या इस एक्ट के पहले आपने कभी बनाया था तो पहले जो भी एक्ट होता था उस एक्ट के अंदर आपने क्या करवाया हो? रजिस्ट्रेशन। बट रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी है। तो ये था बेटा हमारा फर्स्ट लेक्चर, जिसमें हमने केवल अपने सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा, फिर हमने पेपर के बारे में पढ़ा, और मैंने आपको केवल जनरली ये बताया कि कंपनी होती क्या है। कल से हम स्टार्ट करेंगे पार्ट बी का पहला चैप्टर। आपको नोट्स व्हाट्सएप कर दिए गए हैं, उस नोट्स के हिसाब से हम एक एक चैप्टर पढ़ेंगे। पार्ट बी का हमारा फर्स्ट चैप्टर रहेगा। आप समझे? तो नोट्स आप प्रिंट करवा ले। आप अभी फर्स्ट जो नोट्स हैं वो तो आपको अभी फ्री ऑफ कॉस्ट वैसे ही दिए, चाहे आपने रजिस्ट्रेशन कराया हो चाहे नहीं कराया हो। उसके बाद अगर आप रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो पूरा नोट्स आपको कंपनी लॉ का पूरा बंच मिल जाएगा, और आप फिजिकली नोट्स के साथ ऑनलाइन लेक्चर ले सकते हैं। इवन हमारी प्लानिंग ये है कि अगर
मीनवाइल सब कुछ ठीक हो जाता है और गवर्नमेंट परमिट कर देती है कि आप लाइव क्लासेस ले सकते हैं, तो फिर हम लाइव क्लासेस ही रखेंगे और आप अगर लाइव क्लासेस में आना चाहें तो बिल्कुल आ सकते हैं। ठीक है, ऐसा हम नहीं बोलेंगे कि आपने तो ऑनलाइन के लिए ज्वाइन किया था तो आप ऑनलाइन ही रहो, आप लाइव क्लास भी अगर अटेंड करना चाहो तो लाइव क्लास अटेंड कर सकते हो, ऑनलाइन तो रहेगा ही। बट ये डिपेंड करता है बेटा कि कोरोना की सिचुएशन क्या है उसके ऊपर। आपको समझ में आया? चलो, थैंक यू।